जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है सीरीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग एक सीरीज चलाए जा रहे हैं जिसमें हम लोग 17th बीपीएससी के मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना। लगातार क्लासेस चल रही है जिसमें हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जो आपके जीएस पेपर 1 के से संबंधित आपको होने वाली है। देखिए, ये अधिनियम से संबंधित जो ना पिछले 2 वर्षों में सवाल पूछे गए, एक एक सवाल, जैसे कि 68वीं बीपीएससी में 1858 के बारे में पूछा गया था और 69वीं में 1892 के बारे में पूछा गया था। तो हम लोग हो सकता है कि इस एग्जाम में 17th बीपीएससी में, जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में 1919 के बारे में देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले 1919 के बारे में, ये सब सवाल देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इसको कवर करेंगे और हम लोग आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर राइटिंग के तौर पर जैसे इसमें समझेंगे ये आखिर है क्या, इसमें इस अधिनियम में क्या क्या पारित किया गया था, क्या हटाया गया था, क्या लागू किया गया था, क्या कोशिशें की गई थी, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद इसकी सीमा क्या है, सीमा को भी हम लोग समझने वाले हैं, है ना। इसके बाद हम लोग अंतिम में निष्कर्ष को भी हम लोग समझने वाले हैं कि इस आंसर में हम लोग निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। कौन से विद्वान ने क्या कहा है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसी को कहा जाता है। उन्हीं को हम लोग पूरे आंसर राइटिंग के तौर पर समझते हैं, है ना। तो देखिए, इस तरह के अधिनियम के सवाल को हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। जैसे शुरुआत मैंने किया है, भारत में संवैधानिक विकास, औपनिवेशिक शासन तथा भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच जटिल संबंधों का परिणाम था। मतलब ये अधिनियम क्या है, भारत के संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास, औपनिवेशिक शासन और जो है भारत राष्ट्रवादियों के बीच एक जटिल संबंधों का परिणाम है। देखिए, ये भारत के जितने भी राष्ट्रवादी हैं और जो औपनिवेशिक शासन है, ये दोनों के जो लगातार जो जटिल संबंध बनाए गए थे, उनका एक प्रकार का परिणाम, जैसे होता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का क्या परिणाम निकल सकता है, उसी प्रकार ये जो है एक प्रकार की परिणाम निकला गया इससे। और एक तरफ औपनिवेशिक सरकार यह दावा करती थी कि उसका उद्देश्य भारत में स्वशासन का विस्तार है ना। इस प्रकार क्या करता है, औपनिवेशिक सरकार जो है ना दावा करती थी कि इसका उद्देश्य जो है ना भारत में स्वशासन का विस्तार करना है, और परंतु सच्चाई उससे परे थी। मतलब ये सच्चाई नहीं थी, लेकिन सच्चाई इससे कहते अलग थी, परे थी। और इसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवादी दबाव को देखते हुए भारतीयों को कुछ रियासत देकर उन्हें संतुष्ट करना था। यानी कि क्या कहा गया था, जैसे भारत के जो ना, भारत को जैसे एक होता ना कि बच्चा को चॉकलेट देके आराम से ठग सकते हो, ठग नहीं मतलब कि उसको संतुष्ट कर सकते हो, उसी प्रकार यहाँ का जो शासन सोच रहा था कि हम लोग कुछ दे के, कुछ छोटी मोटी चीजें दे के इसको संतुष्ट करने के लिए बोलेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो पाया, है ना। संतुष्ट करना था और यथासंभव स्वराज की मांग को टालना था। मतलब जो भारत जो हम लोग चाहते थे एक स्वराज दिया जाए, हम लोग के अलग देश के लिए, मतलब जो देश को आजाद कर दिया जाए, इस तरह से हम लोग जो मांग रखे थे, मांग के बदले में वो सोचते थे कि नहीं, ये इसको जो ना बहला फुसला देंगे। अंग्रेज क्या चाहते थे, बहला फुसला देंगे, हाँ भाई मिलेगा मिलेगा, धैर्य रखो, है ना। जैसे बोलते हैं ना बच्चा सबको हम लोग कि हम मिलेगा मिलेगा, लाइन में रहो, रुको रुको रुको, निकाल रहे हैं, देंगे देंगे, है ना। तो हम लोग आराम से उसको क्या कहते हैं, बहला फुसला सकते हैं, टाल सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी कहा गया है स्वराज की मांग को क्या करना, टालना था। और 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय में मोंटेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय आए थे। देखिए, मैंने अंतिम में इनको भी ऐड कर दिया ताकि जो आंसर अच्छी तरीके से हो पाए, है ना। हम लोग जानते हैं ना इसको, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। को आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अंतिम में लिखा, है ना। इसको अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। ये भूमिका हो गया, है ना। और अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। देखिए, आप जो ना, देखिए, या तो आप एरो लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, या तो आप जो ना बिंदा लगा सकते हो, या इस तरह से लगा सकते हो स्टार। इस सब चीज में स्टार जो ना, जो हेडलाइन हो उस पर यूज किया कीजिए, अच्छा लगेगा। और इस पे आप कोशिश कीजिएगा इस तरह के सवाल में ना, यहाँ नंबरिंग मत लिखिएगा, है ना। नंबरिंग मत लिखिएगा। एक होता है ना, नंबरिंग लिखोगे मतलब 4 ही पॉइंट आप लिखो, 4 पॉइंट लिखे हो, जो कॉपी चेक करेंगे वो पढ़ लेंगे, यार 4 ही लिखा है ये भाई। तो आप एरो दे दो ना, एरो दे दो ना, आप लिखते जाओ एरो दे के, 4 5 6 7, भाई मैंने लिख दिया, तू गिन ले, है ना, काउंट कर ले तुम, ठीक है। तो इस तरह से माइंड सेट करो। तो आप एरो लगा के आंसर राइटिंग कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से पॉइंट वाइज वाले में, और आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाले हैं। पॉइंट कम ही लिखिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ओके, तो चलिए क्या कहा गया, पहला पॉइंट में मैंने लिखा है, इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि इसी अधिनियम में जो है ना, सबसे पहले क्या कहता है, उत्तरदायी शासन का जो है ना
प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व की जगह अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था, भारत में जितने भी भारत का जो सचिव होगा, सचिव का जितना खर्च होगा वो भारत का राजस्व के तहत नहीं मिलेगा, ये ब्रिटिश की ओर से पैसा इसको खर्च करने के लिए दिया जाएगा। इस अधिनियम में ये नियम बनाया गया था, ये प्रावधान किया गया था। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था, प्रत्यक्ष तौर तरीके से आप चुनाव प्रणाली अपना सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें महिलाओं को भी भागीदारी देने का प्रावधान किया गया कि महिलाएं भी अब वोट दे सकती है, मतदान कर सकती है। ओके, और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, लागू किया गया। और नेक्स्ट में है, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। मतलब इसी अधिनियम के माध्यम से ही जो ना द्विसदनात्मक विधायिका को भी पारित किया गया था, प्रावधान बनाया गया था। और 1919 के अधिनियम में से प्रांतों के द्वैध शासन की स्थापना की गई। देखिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 1919 के अधिनियम में ही प्रांतों में द्वैध शासन चालू किया गया था, की स्थापना की गई थी। और 1929 में प्रांतों से क्या किया गया था, केंद्रों में स्थापित किया गया था। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो 1935 का भी अधिनियम लाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1919 के अधिनियम में ही प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। मतलब लोक सेवा, सिविल सर्विसेज का जो प्रावधान इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ये सब पॉइंट आप जरूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र बजट से राज्य के बजट को पृथक कर दिया गया था। मतलब ये क्या किया गया था, 1919 के अधिनियम में ही जो ना, जैसे अभी वर्तमान समय में बजट पेश किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बजट होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग बजट होता है ना। उसी प्रकार इस जो है ना, ये कब अलग किया गया था, 1919 के अधिनियम में ही इसको अलग किया गया था। केंद्र बजट और राज्य बजट को पृथक किया गया था, मतलब अलग किया गया था। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया था। इसी अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था, जो संपत्ति है ना, और कर को एक प्रकार का आधार बनाया था। ठीक है, और भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। भारत सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया था, एक हाई प्रकार की हाई कमिश्नर की नियुक्ति किया गया था। मतलब एक होता ना किस जो ना कमिश्नर सचिव को काफी मतलब लोड हो जाता है। जैसे मुझे ही, मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, लोड हो जाता है, तो भाई को किसी को मैं कंटेंट राइटर रख सकता हूँ, स्टाफ रख सकता हूँ। उसी प्रकार इसमें जो ना एक सचिव को लिए कमिश्नर तैयार किया गया था, नियुक्त किया गया था, ताकि इसमें सहायता कर सके। तो इस प्रकार ये प्रावधान किए गए थे, है ना। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगे कि इसमें ऐड किया जा सकता है तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने ऐड किया है। ठीक है, आप एक दो और ऐड कर दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि संख्या, है ना, अंकों की जो है मात्रा भी ध्यान रखना है कि कितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है ना। तो आप उनको भी ध्यान रख सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट मेरे नज़र से लग रहा है, तो मैंने इसको इंक्लूड किया। इसमें और भी ऐड हो सकता है। ठीक है, आप अंतिम में इत्यादि लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का 1919 के अधिनियम में जो चीजें हुई थी। और हम लोग इसकी सीमाएं को भी समझते हैं। आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, 1919 अधिनियम के सीमाओं को दर्शाइए या टिप्पणी कीजिए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास क्रमशः केंद्र और प्रांत में विधायकों को कमजोर करने की बहुत शक्ति थी। मतलब ये हो गया, गवर्नर जनरल को क्या हुआ था, ये केंद्र में, और गवर्नरों को प्रांत में जो ना विधायिका को कमजोर करने की शक्ति प्राप्त थी, है ना। ये क्रमशः लिख दिया है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। मतदान का अधिकार बहुत सीमित था, इसका विस्तार आम आदमी तक नहीं था। मतदान का अधिकार, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे आगे, इसी अधिनियम में प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव प्रणाली को तैयार किया गया था। उसके बाद महिलाओं को भी मताधिकार देने का जो प्रावधान किया गया था। इसी में क्या किया गया है, इसी में मैंने लिखा है, बहुत सीमित था अधिकार, जो इसमें बहुत ही सीमित था, और इसका विस्तार आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता था। आम आदमी जो जनता है वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते थे। इस अधिनियम ने समेकित और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम में क्या कहता है, समेकित और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया। और केंद्र विधानमंडल के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया था। ये केंद्र विधानमंडल में जो है ना, ये सीट जितने होते हैं उनको आवंटन, उनका बंटवारा जो है ना, वहाँ क्षेत्रों की जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या के अनुसार नहीं किया गया था। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो नेक्स्ट है,
केंद्र विधायिका को बहुत कम शक्तियां दी गई और वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया। यानी केंद्र विधायिका को बहुत कम, ना के बराबर शक्तियां दी थी। जिस प्रकार शक्तियां मिलना चाहिए केंद्र सरकार को, उस तरह की शक्तियां इसमें नहीं मिला था। नेक्स्ट पॉइंट में है केंद्र मंत्री वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र मंत्री का वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार हम लोग ये सीमाएं हो गई है। अब हम लोग यहां से देखने वाले हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में हम लोग क्या दर्शा सकते हैं? निष्कर्ष के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, इस अधिनियम को कांग्रेस ने निराशाजनक एवं असंतोषप्रद की संज्ञा दी थी। इस अधिनियम को क्या कहता? कांग्रेस जो उस समय बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, है ना, अभी भी है, ऐसा नहीं है, है ना। कांग्रेस जो है उस समय सबसे बड़ी पार्टी वही थी, तो है ना। तो उन्होंने इसको जो है ना निराशाजनक और असंतोषप्रद की संज्ञा दी, इसको जो है एक नाम दिया। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इस अधिनियम की निंदा की। विरोध के बावजूद 1909 का भारत शासन अधिनियम कालांतर में भारतीय संविधान की विकास यात्रा में एक प्रमुख पड़ाव बन गया, क्योंकि इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान ही सन 1921 से 1937 ईस्वी तक भारत में लागू रही थी। भले ही आंशिक रूप से ही सही, पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। इसी अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन जो ना शासित करने में, उत्तरदायी शासित स्थापित करने में ये आगे कदम बढ़ाया था। ठीक है, ये हम लोग इस प्रकार का निष्कर्ष को दर्शा सकते हैं। किंतु देखिए, किंतु उसके बाद हम लोग लिखे हैं, आगे दिखा। किंतु राष्ट्रीय नेताओं का विस्तार यही था कि 1919 के अधिनियम ने देश की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो परिवर्तन किए वे प्राय सभी अधूरे, दोषपूर्ण और व्यवहारिक थे, है ना। इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए, 10 से 12 मिनट के अंदर में आपका कम से कम ये 7 से 8 अंकों का आने वाली है ना। 7 या 8 अंकों में ये सब सवाल देखने को मिलती है। तो हम लोग देखिए, आपको लगभग मैंने 400 शब्दों के 400 या 400 शब्दों, नहीं 400 तो नहीं होगा, 200 जरूर होना चाहिए। 200 से 250 शब्दों में मैंने बताया, है ना। तो आपको इससे कम ही लिखना है। हम लोग अगर देखिए, एक होता है ना पढ़ने के समय में आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, और अब जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो उतना याद नहीं रहता है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है रेगुलर। अब तक जितने भी क्लास हुई सारा का सारा अपलोड हो गया है, ठीक है, और इसका भी हो जाएगा। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इसको बार बार रिविजन कीजिएगा। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। एग्जाम में आ जाने की संभावनाएं हैं, है ना। और इस तरह से हम लोग लगातार क्लास लाएंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग को ये क्लासेस मिलते रहेगी। ओके, चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और नई कुछ जानकारियाँ भी मिली होगी। और इस तरह से आप अगर पहली बार चैनल में आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट के माध्यम से क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा। और आप कॉमेंट भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक्स पे लाइए सर, तो ज़रूर लाएंगे, है ना। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।